जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर 4 इज़ इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, है ना। भारत के विदेश संबंध। तो भारत के विदेश संबंध के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम काफ़ी कुछ देखेंगे जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक कारगिल वॉर के बारे में भी थोड़ी सी जिक्र आएगी और इंडिया की जो रिलेशनशिप रहे हैं विथ पाकिस्तान, विथ चाइना। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना। सो लेट्स एन्जॉय द चैप्टर, हैव फन। ठीक है। सो पहले हम उससे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में फाइनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, है ना। भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ये आकार ग्रहण किया है, हम ये पढ़ने वाले हैं, है ना। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, है ना। जिस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भारत के जो विदेश नीतियां हैं, विदेश संबंध है, वो बने हैं, वो आकार लिए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, है ना। भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित है ना। ऑपरेशनल प्रिंसिपल, है ना, दैट इन्फॉर्म्ड द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति किस सिद्धांतों पर आधारित है ना। द द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे हैं, हम ये भी थोड़ी सी पढ़ेंगे। इसका भी एक झलक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल्ड में इसमें वर्णित है। द लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ है ना। परमाणु नीति, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे जुबान पे आ गया, इंटरनेशनल बोलते हैं बट दैट्स रॉन्ग। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, है ना। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में हम समझते हैं। इंडिया वॉज बॉर्न एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन ए वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, आप पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें अब तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भारत का जो उदय हुआ, जन्म हुआ एज एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में, इन ए वेरी ट्राइंग और चैलेंजिंग, मतलब बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, और ख़ास करके जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी उस समय वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड ए डिवोस्टेटिंग वॉर and was grappling with the issue of reconstruction. Another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of the colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. तो उस समय दुनिया में काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा हुआ था, है ना। बहुत चुनौतियाँ चल रही थी। वो उस समय दुनिया में रिसेंटली वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एक डिवास्टेटिंग वॉर उस समय जस्ट तहस नहस करने वाली एक जंग, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध खत्म हुई थी, है ना। सो उसके कारण से जो दुनिया थी वो रिकन्स्ट्रक्शंस, है ना, पुनर्निर्माण के मुद्दों से जूझ रही थी, जुड़ी हुई थी, उसके प्रयास में लगे हुए थे। ठीक है। इसके साथ अनदर अटेम्प्ट वाज मेड टू एन एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी, है ना, यूएन जैसी एक बॉडी का स्थापना हो चुका था, बट उस बॉडी को एक बेसिकली टिथ दिया जा रहा था, उस बॉडी को ताकतवर बनाने का, उस यूएन जैसी बॉडी को एक एक्चुअली में पावरफुल बॉडी बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा था। बहुत सारे कंट्रीज़ कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हो रहे थे, है ना। बहुत सारे कंट्रीज जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, उनके उपनिवेशवाद के कारण वो किसी दूसरे कंट्रीज़ के कॉलोनीज थे, तो कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद का ख़त्म हो रहा था और उसके कारण बहुत सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो रहे थे, है ना। एंड ये जो मोस्ट ऑफ द न्यू नेशंस, ये जो नए नए राष्ट्र जो उभर कर आ रहे थे, जो आज़ादी प्राप्त कर रहे थे, इनके पास मोस्टली के पास ट्विन चैलेंज था, एक साथ दो चैलेंज एक साथ। एक तो कि इनको वेलफेयर भी करना था, क्योंकि कॉलोनिज्म में इनका काफ़ी कुछ ड्रेन आउट हो चुका था, इनको इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुका था, तो उनका अपने कंट्रीज़ को वेलफेयर के रास्ते पे भी ले जाना था।
एंड डेमोक्रेटिक सेटअप भी मेंटेन करनी थी, है ना, लोकतंत्र को भी स्थापित करना था, लोकतंत्र के रास्ते पे भी चलना था। सो ये खुद में एक साथ ट्विन चैलेंज है, दोनों चीज़ को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। सो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन था इन वर्ल्ड वाइड जब भारत आज़ाद हुआ। सो फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ाद भारत की जो विदेश नीति है, ये सारे इन चिंताओं को, इन कंसर्न्स को, इन सिचुएशंस को एड्रेस करने का कोशिश किया, है ना, तुरंत आज़ादी के बाद, है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये जो चुनौतियाँ थी ही, उसके साथ साथ भारत जैसा एक कंट्री का कुछ अपनी भी चिंताएं थी, कुछ अपने भी कंसर्न्स थे, इंडिया के अपने टाइप के कुछ कंसर्न्स थे। The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressures, and the task of poverty alleviation was already waiting for fulfillment. जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट्स छोड़कर चले गए थे, काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, है ना, उसकी एक विरासत छोड़कर चले गए थे। और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इसके कारण कुछ ऑलरेडी पार्टीशन का दबाव था, और वो पार्टीशन के बाद भी काफ़ी कुछ दंगे फसाद हो चुके थे, तो उसका काफ़ी दबाव था कंट्री पे। पैरेलली कंट्री को गरीबी उन्मूलन से बाहर निकलना था, है ना। सो ये इसको भी एड्रेस करना था। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो हम ये बताया रहे कि इस परिस्थितियों में, इन संदर्भ में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स में भागीदारी लेना स्टार्ट किया। सो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन, एज ए नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. तो चूंकि भारत खुद ही एक वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप में आज़ाद हुआ था, है ना, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो इसके विदेश नीति हो, फॉरेन रिलेशनशिप हो, ऐसे हो कि हम दूसरे कंट्री की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है ना, उसको हम आदर सम्मान दें, रेस्पेक्ट करें। तो एंड शांति को बहाल करते हुए देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा को प्राप्त किया जाए, देश को सुरक्षित किया जाए। कैसे? बाय मेंटेनिंग पीस, है ना। ये दो रास्ते को, इन दो चीज़ों को एक साथ प्रायोरिटी दी गई कि हर एक देश की जो संप्रभुता है उसका आदर किया जाए और शांति के रास्ते से, पीस के रास्ते से बढ़ा जाए और उस तरह से सिक्योरिटी अचीव किया जाए। दिस एम फाइंड्स एन एको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो लक्ष्य है, इसकी अगर आप प्रतिध्वनि सुनेंगे तो ये आप देखते हैं कि जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए फैमिली, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। तो जैसा दोस्तों किसी भी व्यक्ति या किसी परिवार का जो बिहेवियर है उसको किस पे डिपेंड करता है, वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से डिपेंड करता है ना। सिर्फ तो ये एक कंट्री भी एक परिवार, एक व्यक्ति की तरह हम देखेंगे, और इसके भी जो बिहेवियर है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उससे इन्फ्लुएंस होती है, और उसी इन्फ्लुएंस से उनकी विदेश नीति उस राष्ट्र की बनती है। The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the internal system. तो जो विकासशील कंट्रीज थी, है ना, डेवलपिंग कंट्री, उनके पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो प्रभावशाली तरीके से, प्रभावी रूप से अपने कंसर्न्स को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में अपने कंसर्न्स को एडवोकेट कर सके, उनकी वकालत कर सकें। सो दे परसू मोर मोडेस्ट गोल्स दैन द एडवांस स्टेट्स। तो उन्होंने बहुत ही मोडेस्ट और ज़रूरत भरी जो अपेक्षाएं हैं, जो लक्ष्य है, उसको उन्होंने आगे रखा। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। तो उन्होंने क्या किया, सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है मोस्टली इन्होंने पीस और डेवलपमेंट, है ना, शांति और विकास, कहाँ? अपने नेबरहुड में। क्योंकि भाई इनको अभी ये खुद ही
छोटे छोटे कंट्रीज और या छोटे या बड़े जो भी है, मतलब आई मीन टू से दैट लैंड वाइज छोटे बड़े का मेरा कहना नहीं था, मेरा कहना था कि दिस कंट्रीज वर नॉट सो डेवलप्ड, सो दिस वर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये अभी अपने आसपास के इलाकों में ही वहाँ पीस हो जाए, वहाँ विकास हो जाए, इन मुद्दों में ही ये ज़्यादा फोकस किया। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस देयर फॉरेन पॉलिसी। और इन राष्ट्रों के जो आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दूसरे राज्यों पे जो पावरफुल राष्ट्र थे उन पे डिपेंडेंट थे। तो इस कारण से जो उनके जो फॉरेन पॉलिसी है उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि किस पावरफुल कंट्रीज़ के शरण में है या किस पावरफुल कंट्रीज़ के सपोर्ट से उनके अर्थव्यवस्था या उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तो ऑफकोर्स उनका जो विदेश नीति था वो उससे इन्फ्लुएंस था। In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of powerful countries who were giving them aid or credit. तो ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था, उसके बाद का जो समय था, उसमें मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को ऐसे सब चूज़ किया कि बेसिकली जो पावरफुल कंट्री, जो मजबूत कंट्रीज उन राष्ट्रों को एड दे रहे थे या क्रेडिट्स दे रहे थे, उनको सहायता प्रदान कर रहे थे, धनराशि प्रदान कर रहे थे, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गई इकोनॉमिकली, तो उनके फॉरेन पॉलिसी भी उन लाइन पे अलाइन हो गई थोड़ी। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है उसका जो ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड है वो दो कैंप में बट गया, दो डिफरेंट गुट में बट गया। One was under the influence of United States and its Western allies, and other was under the influence of the then Soviet. क्या हुआ? एक गुट किसका? जो यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ना, और इसके जो पश्चिमी एलाइज थे, तो उन राज्यों का एक गुट था, वेस्टर्न ब्लॉक्स है ना, वेस्टर्न कंट्रीज। और दूसरा गुट किसका था? उस समय जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन, ईस्टर्न ब्लॉक, तो इनका एक गुट था। तो वर्ल्ड इसी दो गुटों में बंटना स्टार्ट हो गया। देयर वॉज also the experiment called non-aligned movement in which India had played an important role. बट यहाँ भारत एक अलग दिशा में चल पड़ता है और भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, है ना। सो नाम के नाम से जाना जाता है, NAM, नैम। सो नैम के नाम से जो जाना जाता है, इसमें बेसिकली कि ये किसी भी गुट की तरफ अलाइन नहीं होगा, है ना, इसमें गुट निरपेक्ष रहेगा। सो इसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउएवर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंटायरली। बट शीत युद्ध जब समाप्त हो जाती है 1990 में, जब सोवियत यूनियन का विघटन होता है और रशिया और अन्य कंट्रीज बटकर निकलते हैं, तो धीरे धीरे सोवियत यूनियन का थोड़ा वर्चस्व कम हो जाता है और कोल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप्स हैं, इसका जो संदर्भ है वो काफ़ी बदल जाएगा, क्योंकि अब दो गुट नहीं रहे। पहले यूएस और सोवियत यूनियन दो डिफरेंट गुट थे, अब एक गुट हट गया, तो अब दो गुट रहा ही नहीं। तो नॉन अलाइंड जो भारत गुट निरपेक्ष वाला जो पॉलिसी चलाया, वो कोल्ड वॉर के बाद थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। बट व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, द कोल्ड वॉर वॉज जस्ट बिगनिंग एंड द वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इंटू दिस टू कैंप। तो बाद में तो 1990 के बाद जब विघटन हो गया USSR का, तब तो ये चीज़ें चेंज हो गई। बट जब भारत को आज़ादी मिली थी, जब इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, और उस समय जब भारत अपना फॉरेन पॉलिसी बना रहा था, तो उस समय कोल्ड वॉर तो स्टार्ट ही हो रहा था, है ना। कोल्ड वॉर का तो शुरुआत का समय था एंड वर्ल्ड उस समय दो गुटों में डिवाइड हो रही थी। So did India belong to any of these two camps in the global politics of the 50s and 60s? तो 50 के दशक और 60 के दशक के जो दो गुट थे, है ना, जो उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पॉलिटिक्स दो कैंप थे, दो गुट थे, क्या भारत किसी का हिस्सा था? एंड वॉज इट सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी पीसफुली एंड अवॉइडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स? और क्या ऐसा सफल था, ऐसा सक्सेसफुल था, ऐसा हो सकता था कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो ऐसा बनाए जो शांतिपूर्ण तरीके से चल सके और वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर हो जाए?
अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर ले। क्या इतना बनाना पॉसिबल था? काफ़ी डिफिकल्ट था, बिकॉज जब दो गुट में तो पूरी दुनिया बटी हुई है और भारत चाहेगा, भारत जो जबकि कोशिश पूरा किया और काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का लीडर टाइप के रहे, बट इट वॉज नॉट वेरी ईजी टू रिमेन पीसफुल एंड टू अवॉइड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों, चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, है ना, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो गया, है ना, तो ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। पहले ही इसका कलर सही था, है ना। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो अपने आप में कोई आइसोलेटेड या कोई स्वतंत्र, कोई अलग घटना नहीं है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो बेसिकली जो पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था, उसका ही एक ये हिस्सा है, स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, है ना। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे कंट्रीज़, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ का लिबरेशन मूवमेंट, जो उनका आज़ादी का आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उस मुक्ति आंदोलन था, उस पर काफ़ी इसका असर हुआ। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वेयर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द अदर कॉलोनीज, यूनाइटेड एज दे वेयर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व, है ना, देयर वेयर कॉन्टैक्ट्स, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, है ना, उनके दूसरे कंट्रीज़ में जो अदर कॉलोनीज थे, जो अदर कंट्रीज जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, तो उन कंट्रीज़ में उनके साथ उनकी संबंध थे, दोस्ती थी, कॉन्टैक्ट्स थी, बिकॉज उन दोनों का ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सेम था। दे वेयर हैविंग द कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट उनका कॉमन प्रॉब्लम था और उसके अगेंस्ट उनकी फाइट चल रही थी। तो आइडियोलॉजिकली भी वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनके फॉरेन कॉलोनीज में भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियरेस्ट manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle। और इसका एक सबसे लाइव एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है कि हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम के नेता, महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, जो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, इसमें बहुत सारे ओवरसीज इंडियंस इसमें थे। तो इसका क्लियर कट ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि जो भारत के जो नेतागण थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनके ओवरसीज इंडियंस, है ना, जो विदेश में जो भारतीय रह रहे थे, उनके साथ काफ़ी जुड़ाव था और उनके साथ उनका लिंक्स थे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कह रहा है किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्या डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, जो देश के अंदरूनी और जो विदेश मामले, है ना, विदेशी फैक्टर्स है, इन सबको मिला जुला कर इन सबका एक इंटरप्ले है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो देयरफॉर द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो जो भारत का जो नोबल आइडिया था, जो भारत के अच्छे आइडियाज़, है ना, जिससे भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रभावित था, ये आइडियाज़ भी, है ना, ये उदार विचारधारा ही भारत के फॉरेन पॉलिसी इसको भी इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स करेंगे। सो बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of the Cold War era, a period which was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR। बट जो भारत का आज़ादी जो मिली भारत को, इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इस किसके साथ कोइंसाइड कर गया? उसी समय जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, एंड 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और दो ब्लॉक गुट बनना स्टार्ट होता है, तो कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली इंडिया का जो इंडिपेंडेंस और कोल्ड वॉर एरा का जो उदय है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया। तो ये वर्ल्ड लेवल पे दो गुट बने और उनके पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन वर्ल्ड लेवल पे होने लगा, है ना, पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, economic confrontation between both the blocks, and then of course if there is a political confrontation, economic confrontation, तो ये it will result into military confrontation also, and ये हुआ। यूएस एंड यूएसएसआर के जो गुड्स थे उसमें काफ़ी ये कॉन्फ्रंट्रेशन देखे गए एंड काफ़ी वॉर्स हुए जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड डेवलपमेंट्स लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड द बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो ये कोल्ड वॉर एरा के साथ साथ उस समय और कुछ डेवलपमेंट भी हुए, है ना, वर्ल्ड में कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे यूएन अंतर्राष्ट्रीय एक बॉडी है ना, संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना भी हुई। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में यूज़ हो गया था, अमेरिका ने यूज़ किया जापान के अगेंस्ट, तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का होड़ लग गया और वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स बहुत मास स्केल पे रैपिडली बनने लगे। द एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, पैरेलली जो एक कम्युनिस्ट कंट्री चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में उभर कर आया, है ना, तो ये भी एक अलग डेवलपमेंट हो रहा था वर्ल्ड में। अनदर मेजर डेवलपमेंट वाज बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, धीरे धीरे सारे उपनिवेशवाद खत्म हो रही थी और धीरे धीरे जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, वो स्वतंत्र हो रहे थे, मुक्त हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो जो भारत की लीडरशिप थो उसको एक ऐसा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित बनाना था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ही भारत का हित को निहित को बनाना था, ऐसा फॉरेन पॉलिसी बनाना था। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑफ कोर्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरूज रोल विल रीड ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाया। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, वो अपने विदेश मंत्री खुद थे, तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसमें वो खुद विदेश मंत्री भी थे। उनका इससे ये दिखाता है कि उनके विदेश नीति में काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी भागीदारी थी। Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. तो भारत के प्रधानमंत्री भी थे ही, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, प्रधानमंत्री थे और साथ में देश के विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये दोनों जो फॉरेन नीति बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पोर्टफोलियोज है वो उनके पास ही था। तो उनका ऑफ कोर्स जो हमारा फॉरेन पॉलिसी बना 1946 टू 1964 में, उसमें उनका काफ़ी दबदबा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेहरू पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेंटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उनका बेसिकली तीन ऐसी बड़ी नीतियां थी, विदेश नीतियां, जिनके तीन बड़े उद्देश्य थे, है ना, मेजर ऑब्जेक्टिव, थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव। नेहरू जी के पॉलिसी जो विदेश नीति थी उसके तीन मेजर पॉलिसी, तीन बड़े उद्देश्य थे। टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेंटी, तो ये इतनी जो मेहनत से कठिन संघर्ष के साथ जो संप्रभुता प्राप्त की गई थी, इसको बचाए रखना, इसको प्रिजर्व करना, ये पहला सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना, उसको संरक्षित करना। एंड तीसरा था प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के माध्यम से, उस रास्ते से, है ना, उसके स्ट्रेटजी बनाते हुए इस तीनों ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का चाहत रखते थे। देयर वेयर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेसी। तो भारत में ऐसे कुछ पार्टीज थी या कुछ नेता थे, है ना, जिनका यह विचारधारा था, जिनका ऐसा सोच था कि इंडिया को प्रो यूएस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया, यूएस इज प्रो
डेमोक्रेसी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के सपोर्ट में है, वहाँ लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। वेस्टर्न ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो भारत को प्रो यूएस ब्लॉक होना चाहिए, ऐसा बहुत लोग भारत में मानते थे। सो एमंग दोज हु थॉट ऑन दीज लाइन्स वेयर लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर। और इस लाइन्स में सोचने वाले कि भारत को प्रो यूएस होना चाहिए, इसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोई छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, बहुत बड़े नेता थे। आप लोग जान रहे हैं भारतीय संविधान में उनका कितना योगदान है। सो सम पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज टू कम्युनिज्म ऑल्सो वॉन्टेड इंडिया टू फॉलो ए प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। और कुछ राजनीतिक दल जो कम्युनिज्म के खिलाफ थी, है ना, तो जो कम्युनिज्म के खिलाफ थी वो पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी कि इंडिया प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को अपनाए। दिस इंक्लूडेड द भारतीय जनसंघ एंड लेटर द स्वतंत्र पार्टी। तो इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो प्रो यूएस पॉलिसी चाहती थी, उसमें थे एक भारतीय जनसंघ, है ना, और बाद में स्वतंत्र पार्टी। तो ये चाहते थे कि इंडिया प्रो यूएस रहे बिकॉज ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। बट नेहरू पोजेस्ड कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। तो ऑफ कोर्स जो उनका सोच था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था हमारे फॉरेन पॉलिसी में। सो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। So the foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. दो खेमों से दूरी बनाना, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दोनों खेमों से दूरी बनाना। सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो भारत की विदेश नीति थी, आज़ाद भारत की विदेश नीति थी, वो बहुत मजबूती से परस्यू करती है द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण वर्ल्ड, है ना, एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना लेके आगे बढ़ती है। और इसके लिए वो क्या एडवोकेट करती है, किसकी वकालत करती है, गुट निरपेक्षता की वकालत करती है। बाई रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, तो जो कोल्ड वॉर, कैसे गुट निरपेक्षता, कोल्ड वॉर में जो टेंशन है ना, शीत युद्ध में जो टेंशन चल रही थी, उस तनाव को कम करने की कोशिश कैसे, बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कंट्रीब्यूट करेगा ऑन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र के शांति वाले ऑपरेशंस थे, है ना, शांति अभियान जो थे, उसमें भारत अपना सेना भेजता है ना, अपना ह्यूमन रिसोर्स भेजता है टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन। यू माइट आस्क वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। सो आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि भारत दोनों गुटों में से किसी को क्यों नहीं ज्वाइन किया कोल्ड वॉर एरा में। बिकॉज आगे हम बताते हैं, इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। तो भारत ऐसे किसी जो मिलिट्री लेवल पे जो गठबंधन हो रही थी, एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, तो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा थे एक मिलिट्री लेवल गठबंधन बनाकर। तो भारत ऐसे किसी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखना चाहता था। During the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. तो शीत युद्ध के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे आप लोग ये शब्द सुने होंगे कि यूएस के द्वारा जो आगे बढ़ाई गई उसकी क्या नाम था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा नेटो, ये आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम होगा बट याद रखना चाहिए। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मोस्टली यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, एंड सोवियत लेड जो कंट्री थे, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज एंड सोवियत कंट्रीज, ये वार्सो पैक्ट, तो ये दोनों का अस्तित्व में आया, वो वार्सो पैक्ट एग्जिस्ट करता है। इंडिया एडवोकेटेड नॉन एनाइलमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो भारत क्या है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श नीति, आदर्श विदेश नीति के रूप में इसकी वकालत करता है। This was a difficult balancing act and sometimes balance did not appear perfect. तो ये ऑफ कोर्स जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है और वर्ल्ड के सारे डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली, है ना, तो जो विकसित राज्य कंट्रीज है, राष्ट्र है, वो आपस में बटे हुए हैं, तो और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, बहुत कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ऐसे में दे यूज टू
दे वांटेड कि इंडिया भी किसी न किसी तरफ हमारे तरफ अलाइन हो। तो ये एक इसको बैलेंस करना, इंडिया को नॉन अलाइन रहना बहुत ही टफ टास्क था, एक बैलेंसिंग एक्ट था। और कभी कभी तो ये जो बैलेंस है वो परफेक्ट दिखता भी नहीं था। इन 1956 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonialism colonial invasion। तो 1956 में ब्रिटेन जो है वो हमला कर देता है इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर, सुएज कैनाल के इशू। सुएज कैनाल का कंट्रोल, सुएज कैनाल अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो इजिप्ट के पास है, बट उसका कंट्रोल ब्रिटेन के पास था। तो इस कारण से दोनों में इशू हो जाते हैं और ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट पे। तो इस मामले में इंडिया लेट द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। तो ये जो इन्वेजन हुई, ये जो ब्रिटेन के द्वारा जो आक्रमण किया गया, जो उस पर हमला किया गया, इसका भारत विश्व व्यापी विरोध का अगुवाई करता है। बट इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन। बट उसी साल यूएसएसआर हंगरी के ऊपर हमला कर देता है ना, और भारत जो है उसका जो पब्लिक कंडेमनेशन हो रहा था, जो उसकी सार्वजनिक निंदा हो रही थी, तो भारत इसमें शामिल नहीं होता है। सो डिस्पाइट सच ए सिचुएशन, बाई एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो ऐसे सिचुएशन होने के बावजूद, अब देखिएगा, एक तरफ जहां ब्रिटेन का विरोध कर दिया सुएज कैनाल इशू पे, और जब यूएसएसआर अटैक करता है हंगरी में तो भारत शांत रह जाता है। तो ये भारत को ऐसा दिखता नहीं है कि भारत बहुत टफ है ऐसा बैलेंस करना, और भारत दिखता नहीं है कि भारत बैलेंस्ड है। ऐसा लग रहा है कि भारत प्रो यूएस है, सॉरी प्रो यूएसएसआर है। सो इतने टफ सिचुएशन में एक टाइट रोप पे वॉक करने के जैसी बात है कि भारत इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, है ना। और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने के बावजूद भारत को बहुत सारे दोनों ब्लॉक के देशों से, दोनों ब्लॉक के दोनों गुटों के देशों से एड एंड असिस्टेंस, उसको सहायता, आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही थी। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, पाकिस्तान joined the US-led military alliances। अब यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। भारत गुट निरपेक्ष रह रहा और दुनिया के अन्य डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील कंट्रीज है, उसको गुट निरपेक्ष रहने के लिए प्रोपोगेट कर रहा है, उसको एडवोकेट कर रहा है, उसको मना रहा, कन्विंस कर रहा है। लेकिन हमारा भारत का उस समय सबसे बड़ा राइवलरी किससे चल रहा है? पाकिस्तान से। और उस समय पाकिस्तान ज्वाइन कर लेता है यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। तो पाकिस्तान यूएस लेड मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लेता है। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और ऑफ कोर्स यूएस भारत के इस जो गुट निरपेक्षता वाली नीति थी, भारत जो स्वतंत्र इनिशिएटिव्स ले रहा था, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स, और जो गुट निरपेक्षता का प्रचार प्रसार कर रहा था, इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये खुश नहीं था। यूएस वॉज नॉट हैप्पी, ऑफ कोर्स नहीं हैप्पी होगा, क्योंकि वो चाहता था कि भारत मेरे गुट में आ जाए। सो देयरफॉर देयर वाज ए कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s। तो अगर आप इसलिए देखेंगे कि 1950 के दशक में भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में खटास सी पैदा थी, है ना। द यूएस ऑल्सो रिजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद सोवियत यूनियन। और अमेरिका जो है वो सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। So you have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. So this policy emphasized import substitution. तो आप लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, कि भारत ने कौन सा पॉलिसी अपनाया था? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हो गए, तो हमने प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया, है ना। सो ये जो रास्ता था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आयात को कम करने पर जोर था, है ना। एम्फेसाइज्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट जो है, आयात है, उसको कम करने पर जोर था। द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग ए रिसोर्स बेस ऑल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वॉज लिमिटेड। तो एम्फेसिस था, किस पे एम्फेसिस किया जाता है? कि डेवलपिंग एक रिसोर्स बेस, है ना, संसाधन का बेस डेवलप किया जाए। सो दैट मीन्स जो हमारे यहाँ निर्यात के मामले में जो प्रगति थी वो भी बड़ी सीमित थी, लिमिटेड थी, है ना। सो दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। और जब हमारा आयात निर्यात थोड़ा कंट्रोल हो गया,
है ना, जब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अपने देश की अपने देश के मार्केट को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहते थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनमें वहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ते में बन रही थी। अगर हम ओपन कर देते तो वो सस्ती चीज़ें भारत में आ जाती, तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या भारत में ट्रेड डेवलपमेंट हो पाना मुश्किल था, क्योंकि भारत की चीज़ें महंगी पड़ती। तो हमने इंपोर्ट को उन पे काफ़ी कुछ हमने रोक लगा रखे थे, टैक्सेस बढ़ा रखे थे, तो वो इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा लिमिटेड चल रहा था, है ना। सो दैट भारत में चीज़ें बनी और भारत के जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको बूस्ट मिले। सो ये इससे क्या होता है कि इंडिया का जो इंट्रैक्शन है, इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है, आर्थिक रूप से जो इंट्रैक्शन है वो आउटसाइड वर्ल्ड से, दूसरे कंट्रीज से, वो ऑफकोर्स लिमिटेड हो जाता है, वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है एफ्रो एशियन यूनिटी। सो एफ्रो एशियाई एकता की बात करते हैं। Given its size, location, and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. तो भारत का जो साइज़ है और जो लोकेशन है और जो पावर का पोटेंशियल है भारत में, है ना, इतना बड़ी कंट्री, एक महादेश जैसी कंट्री, तो ऐसे कंट्रीज़ के लीडर होने के कारण नेहरू को काफ़ी वर्ल्ड अफेयर्स में एक मेजर रोल मिलता है। खास करके जो एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके जो अफेयर्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उसमें नेहरू को एज भारत का लीडर के रूप में एक बड़ा रोल मिलता है। His era was marked by establishments of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. तो जो उनका नेहरू एरा की हम बात करें तो उसमें अगर आप देखिएगा कि इंडिया का जो भारत के अन्य जो न्यूली इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, उसके साथ काफ़ी इंडिया का कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है। थ्रू आउट द 1940s and 1950s, नेहरू हैड बीन एन अर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। तो 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर से एशियाई एकता की पैरोकारी करते हैं। अंडर हिज लीडरशिप, इंडिया कन्वीन्ड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। सोचो, भारत को स्वतंत्र होने के 5 महीने पहले मार्च 47 में ही नेहरू जी के लीडरशिप में इंडिया जो है क्या करता है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाता है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। इंडिया मेड earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. और भारत जो है इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास करता है ना। कैसे कि इंडोनेशिया फ्रॉम जो डच है, वहाँ डच का राज होता है ना, तो उनके कॉलोनियल रिजीम से हटाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाता है 1949 में, है ना, उसके स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करने के लिए। इंडिया वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मली अपोज्ड रेसिज्म, स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो भारत जो था वो औपनिवेशवाद की प्रक्रिया का प्रबल बेसिकली अनऔपनिवेशिकवाद, है ना, जो कॉलोनिज्म है उसको ख़त्म करना, डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया का बहुत ही प्रबल समर्थक था। और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद, रेशनिज्म, है ना, नस्लवाद का, और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जो जारी अपार्थाइड रंगभेद की नीति थी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। The Afro-Asian Conference held in Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of the India's engagement with the newly independent Asian and African nations. तो बेसिकली जो 1955 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के एक शहर है बांडुग शहर में, तो इस आमतौर पे इसको बांडुग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है ना। ये बांडुग 1955 में होता है, बांडुग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, है ना। तो इसमें अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक्चुअली ये चरम बिंदु था। इंडियाज एंगेजमेंट वाज एट जेनिथ, चरम बिंदु पे था। द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि नाम का एस्टेब्लिशमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट, वो कहाँ से आता है, उसका जड़ जो है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में है। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। अगली चीज़ जो याद रखने वाली बात है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन होता है वो 1961 के सितंबर में होता है, और कहाँ होता है, बेलग्रेड में। एंड नेहरू वॉज ए
को फाउंडर ऑफ द नेम। और जो नेहरू जी थे, है ना, वो बेसिकली गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है, ये उनके एक को फाउंडर बनते हैं। तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 4 में जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चीन के साथ शांति और संघर्ष, है ना, पीस हुई और उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। सो दोनों चीज़ें हम देखते हैं। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा था आज़ादी के बाद, बट जब भारत आज़ाद हुआ तो इसने अपना जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, जो हमारा संबंध था, वो बहुत ही फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुआ था, है ना। सो आफ्टर द चाइनीज़ रेवोल्यूशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो 1949 में जो चीनी क्रांति हुई, है ना, चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन के बाद भारत कुछ अग्रणी देशों में से था, फर्स्ट कंट्रीज में से था, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जिसने रिकॉग्नाइज किया, जिसने रिकॉग्निशन दी, पहचान दी, मान्यता दी, ठीक है। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प्ड द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। तो नेहरू जी जो थे उनका काफ़ी इस जो हमारा पड़ोसी चाइना के तरफ क्योंकि काफ़ी उनका झुकाव था स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन, जो पश्चिमी देशों का जो डोमिनेशन रहा है, उसके चाइना के ऊपर काफ़ी इन लोगों ने चाइना को खरबूजे की तरह काट दिया गया था, ऐसा बोला जाता है, बट ठीक है। सो चाइना के ऊपर वेस्टर्न डोमिनेशन काफ़ी था और उससे आज़ाद होकर, उससे बाहर निकलकर चाइना आया था। तो इंटरनेशनल फोरा पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है ना, उस पे भारत सरकार ने, उस समय की भारत सरकार ने इनको काफ़ी मदद किया, इसके चाइना के नए सरकार को, है ना। सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वेयर वरीड अबाउट ए पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। और उनके कुछ कलीग्स, सहपाठी, जैसे कि हम जानते हैं लौह पुरुष, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वन ऑफ द वेरी टॉल लीडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडिया के फ्रीडम फाइटर, एंड उसके बाद आज़ादी के बाद एक बहुत ही बड़े लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये चाइनीज़ एग्रेशंस को लेकर कि चाइना फ्यूचर में भारत पे हमला कर सकता है, ऐसा सोचकर इनको थोड़ा सा इनके मन में एक चिंता थी, है ना। बट नेहरू थॉट इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। बट नेहरू जी को ऐसा लग रहा था कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है, एक्सीडिंगली अनलाइकली। सो ही वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग एट ऑल। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाई पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी। और काफ़ी लंबे समय तक भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो सेना के द्वारा गार्ड नहीं किया जा रहा था, सेना उसकी रखवाली नहीं कर रहे थे, बल्कि अर्धसैनिक बल, है ना, पैरामिलिट्री फोर्स उसको गार्ड करते थे। The joint enunciation of Panchsheel, the 5 principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries, है ना। So actually पंचशील का एक समझौता हुआ था, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहेंगे। सो वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल, है ना, पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे, है ना, तो इसलिए इसका नाम था पंचशील, है ना। तो पंचशील की 5 सिद्धांतों के भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चाइनीज़ प्रीमियर, जो चाइना के वहाँ के जो चीन के प्रमुख थे, चाओ एनलाई, ये संयुक्त रूप से ज्वाइंट एक 29 अप्रैल 1954 को, है ना, कि पंचशील का समझौता साइन करते हैं ज्वाइंटली एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर। और ये भारत और चीन के बीच के, दोनों के बीच के संबंधों को बहुत ही मजबूत करता है। सो इंडियन एंड चाइनीज़ लीडर्स विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वेयर ग्रीटेड बाई लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स। तो भारत और चीन के जो नेता थे एक दूसरे देश का आपस में दौरा करते हैं और इनको भारी जनसंख्या के द्वारा इनको बहुत बड़ी स्वागत मिलती है ना, बाई फ्रेंडली क्राउड्स। सो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ आते हैं, बट आगे अब जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है
यह द चाइनीज़ इन्वेजन 1962 है ना, तो 1962 का जो चीन का भारत पे आक्रमण, ये अब अगला टॉपिक है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप, है ना, दो चीज़ें इस संबंध को, जो भारत और पाकिस्तान के सॉरी भारत और चीन के बीच में जो दोस्ताना रिश्ते हुए थे, ये दो कारणों से इसमें खटास हो गई। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड ए हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना, तो चीन 1950 में तिब्बत को अपने साथ मिला लेता है ना, तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, वो अपने आप में मिला लेता है, एनेक्स कर लेता। एंड इस कारण से जो भारत और चीन के बीच में एक ऐतिहासिक रूप से जो बफर था, मध्यवर्ती राज्य था तिब्बत, है ना, वो खत्म हो गया। अब डायरेक्ट भारत और चीन के बॉर्डर एक दूसरे के आमने सामने हो गए, क्योंकि बीच से जो तिब्बत था उसको चाइना ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, है ना, तो शुरू में भारत सरकार ने इसको बहुत खुले तरीके से इसका विरोध नहीं करता है ना। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर, द इंडियन गवर्नमेंट ग्रीव अनईजी, तो जैसे थोड़ी और जानकारी आती है कि वहाँ जो तिब्बतन कल्चर है उस पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है ना, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो जब तिब्बत की संस्कृति को बेसिकली सप्रेशन करने के बाद जब आती है, तो भारत थोड़ा सा और बेचैन होता है। इंडियन गवर्नमेंट ग्रीव अनईजी। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959, और जो तिब्बत के वहाँ के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं दलाई लामा, वो भारत में राजनीतिक शरण ले लेते हैं। 1959 में इनको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है इंडिया में। सो द चाइना alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India, तो जो चाइना ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पे चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है ना, सो भारत सरकार बेसिकली चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा। ए लिटिल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उससे थोड़े दिन पहले भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद भी उठा था। सो इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वॉज ए मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, बट चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई, है ना, तो भारत का दावा यह था कि जो चीन के साथ जो सीमा रेखा है, इसका मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, मैटर सेटल हो चुका है। बट चीन का मानना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता है। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर, तो जो लॉन्ग बॉर्डर भारत और चीन के बीच में जो लंबी सी सीमा है, बाउंड्री है, सो इसमें जो ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, पूर्वी और पश्चिमी दोनों रीजन के एंड में जो है उस पर प्रॉब्लम था। चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना, तो चाइना ने दावा किया किस भारत के 2 क्षेत्रों पे, किस पे अक्साई चीन कहाँ है, लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लद्दाख रीजन है, आज के डेट में लद्दाख एक खुद इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी है, बट उस समय लद्दाख रीजन क्षेत्र था जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर जो अक्साई चीन है ना, उस क्षेत्र पे उसने अपना उस क्षेत्र पे उसने अपना दावा किया। और पूरब में उसने कहा क्या, पूरब में अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, जो उस जमाने में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था उस समय, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश एक राज्य ऐसा नहीं था, तो उसके बहुत सारे हिस्से को उसने अपना दावा किया कि यह चीन का हिस्सा। सो बिटवीन 1957 एंड 1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ट ए स्ट्रेटजिक रोड देयर, तो 1957 से 59 के बीच 2 सालों में चाइना अक्साई चीन को ऑक्युपाई करता है, अक्साई चीन एरिया को, और यहाँ पे एक रोड बना देता है, स्ट्रैटेजिकली एक रोड बना देता है। सो डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग कॉरस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन एमंग टॉप लीडर्स, दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व, तो दोनों के ऊपर जो शीर्ष नेताएं हैं उसके बीच में लंबी चर्चाएं और बातचीत चलती है, बट इसके बावजूद भी वो मामला रिजॉल्व नहीं होता, सुलझाया नहीं जा सकता है, नहीं पाता। So several small border skirmishes between the armies of the 2 countries took place. तो दोनों देश के सेनाओं के बीच में सीमा पर
कई बार झड़प हो जाती है। Around this time, while the entire world's attention was on the Cuban Missile Crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed region. है ना? तो जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों के तनातनी से पैदा क्यूबा मिसाइल संकट, है ना, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रखी थी, वर्ल्ड का पूरा अटेंशन उधर था, क्योंकि जो टू सुपर पावर्स है यूएस एंड यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में जो टेंशन था, कोल्ड वॉर टेंशन, उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप डिटेल में इस पर देख सकते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, आप समझ सकते हैं। क्यूबा अगर कहाँ है मैप में, अगर आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे कि क्यूबा कहाँ पे है, तो इतना तब आपको समझ जाएगा, आपको आधा समझ में आ जाएगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या, है ना। तो क्यूबा ने अपने क्षेत्र में न्यूक्लियर मिसाइल हेड रख देता है, और क्यूबा वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, ठीक है, एंटी यूएस टीम का था वो। तो उसी समय जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जब पूरा खतरा मंडरा रहा था, पूरे वर्ल्ड उस पर ध्यान मग्न था, तभी चाइना भारत पे अक्टूबर 1962 में, है ना, चाइना भारत में दोनों विवादित क्षेत्र, जो अक्साई चीन क्षेत्र और जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था, इसमें बड़े तेजी और व्यापक स्तर का हमला करता है, स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन करता है। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक एंड द चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो पहला हमला था वो 1 हफ्ते तक चला, और चाइना का जो फोर्सेस थे, है ना, चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्षेत्र को, है ना, अरुणाचल प्रदेश के कुछ समय को वो कुछ पे अपना कब्जा कर लेता। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, और फिर नेक्स्ट महीने, अगले महीने फिर से सेकेंड वेव ऑफ अटैक होता है, दूसरी बार फिर चीन हमला कर देता है। While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the entire entry point of Assam plains, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि जो भारतीय सेना थी वो चाइनीज़ को जो वेस्टर्न फ्रंट है लद्दाख में तो रोकने में सक्षम हो जाते हैं, है ना, सफल हो जाते हैं, बट इन द ईस्ट जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें चाइना कहाँ तक आ जाता है, एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम प्लेन्स, जो आसाम की मैदानी क्षेत्र है उसका एंट्री पॉइंट तक चाइनीज फोर्सेस आ जाती है। सो फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड ए यूनिलेटरल सीज फायर एंड इट्स ट्रूप्स विड्रू टू वेयर दे वेयर बिफोर द इन्वेजन बिगेन। और चाइना अपने आप के तरफ से, है ना, चीन एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर देता, और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वो हमला के वक्त पहले थे, हमला से पहले जहां पे थे वहीं पे चले गए, वो अपने आप यूनिलैटरल सीज फायर कर देता है चाइना। द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रोड। जो चाइना ने जो ये युद्ध किया, ये भारत की छवि देश और विदेश दोनों जगहों पे इंडिया की छवि को डेंट कर दिया, खरा चोट पहुंचा दिया। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। तो भारत को अमेरिकन और ब्रिटिश के पास मदद मांगनी होती है, मिलिट्री असिस्टेंस मांगनी होती है, ताकि इस संकट से उभर सके। द सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सोवियत यूनियन है वो न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। इट इंड्यूस्ड ए सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथेंड ए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो ये भारतीयों के बीच में एक राष्ट्रीय शर्म, नेशनल ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट की बात होती है कि पूरे राष्ट्र को इंसल्ट हो गया, एंड उसी के कारण पूरे भारत में एक नेशनलिज्म का भाव जाग जाता है ना। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स इधर रिजाइंड और वेयर रिटायर्ड। कुछ जो हमारे टॉप आर्मी कमांडर्स थे या तो वो रिजाइन कर देते हैं या उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड द देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट, और जो नेहरू जी के एक बहुत ही करीबी मंत्री थे डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन, वी के मेनन के नाम से जानते हैं, तो इनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है। नेहरूज ओन स्ट्रेचर सफर्ड एज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज नाइव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस एंड लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपरेशन। तो जो नेहरू जी का अपना स्ट्रेचर है ना, जो उनकी अपनी छवि है, उसको भी काफ़ी धक्का लगता है और उसके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, सीवियरली क्रिटिसाइज, क्योंकि इनका जो असेसमेंट था चाइनीज़ इंटेंशन को इन्होंने सही तरीके से असेस नहीं कर पाए, सही तरीके से चाइनीज़ की जो
इरादे थे उसको भाप नहीं पाए, एंड मिलिट्रली सेना की तरफ से सही तरीके से उन्होंने तैयारी नहीं कर पाए, तो नेहरू की जो छवि है वो भी धूमिल होती है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वॉज मूव्ड एंड डिबेटेड इन लोकसभा। और पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार नेहरू जी के सरकार के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उसके सरकार के खिलाफ, एंड लोकसभा में इस पर बात विवाद होती है, डिबेट होती है। Soon thereafter, the Congress lost some key बाई इलेक्शंस टू लोकसभा, और उसके बाद थोड़ी दिन बाद जो कांग्रेस जो है कुछ बाई इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, कांग्रेस वो हार जाती है। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज, और जो पूरे देश का राजनीतिक मानस था वो बदलने लगा था। द सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल, है ना। तो जो भारत और चीन के बीच का जो युद्ध हुआ, इससे जो विपक्षी दल है इस पर भी असर पड़ता है। दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो बेसिकली युद्ध और जो चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद, है ना, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में जो मतभेद हो जाते हैं, उनमें जो मतभेद बढ़ते हैं, उसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी उठापटक हो जाती है। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई एंड मूव्ड टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। तो जो यूएसएसआर जो सीपीआई के अंदर जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, जो गुट यूएसएसआर की तरफ थोड़ा झुकाव रखता था, उस सीपीआई के अंदर, वो पार्टी के अंदर रहते हैं, और कांग्रेस के साथ इनकी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। द अदर फैक्शन वॉज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना एंड वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। और जो दूसरा फैक्शन है वो थोड़ा चाइनीज़ के आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, चाइना का पक्षधर रहते हैं, और ऐसा जो खेमा है ये कांग्रेस के साथ कोई टाई नहीं करता है। द पार्टी स्प्लिट इन 1964 एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM। तो जो पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1964 में, पार्टी टूट जाती है, और जो चाइना प्रो चाइना वाले लोग होते हैं वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM का गठन करते हैं। इन द वेक ऑफ द चाइना वॉर मेनी लीडर्स ऑफ व्हाट बिकेम CPIM वेयर अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना। और जब चीन युद्ध के क्रम में 64 में तो ऐसा हुआ, और जब चीन युद्ध हुई उसके बाद अक्टूबर में जब चीन युद्ध हुई, तो चीन युद्ध के क्रम में इस CPIM जो माकपा है ना, कि कई नेताओं को चीन के पक्ष लेने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। द वॉर विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वोलाटाइल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो चीन के साथ हुए युद्ध ने भारतीय नेताओं को, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो पूर्वोत्तर की रीजन है, वहाँ की जो डामाडोल स्थिति है उसके प्रति सचेत कर देता है। Apart from being isolated and extremely underdeveloped, the region also presented India with the challenge of national integration and political unity. तो ये सिर्फ आइसोलेटेड और एक्सट्रीमली अंडरडेवलप्ड मतलब बहुत पिछड़ा और आइसोलेटेड ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो आइसोलेटेड और पिछड़ा है। द रीजन, ये रीजन ऑल्सो भारत की जो एकता है ना, और जो राजनीतिक अखंडता है, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक एकता के लिए भी एक चैलेंज है। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइना वार। और चाइना वार के बाद फिर जो इस जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसका पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। मणिपुर एंड त्रिपुरा, दो यूनियन टेरिटरीज गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और मणिपुर और त्रिपुरा यद्यपि ये एक यूनियन टेरिटरी होते हैं, बट इनको भी अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान कर दिया जाता है। सो ये है चाइनीज़ वाला पार्ट। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा इसमें आते हैं। सीनो इंडियन रिलेशंस सिंस 1962। तो 1962 के बाद जो भारत और चीन के बीच के संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इट टुक मोर देन ए डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशंस। तो आफ्टर इस वॉर के बाद लगभग 10 साल लग गए भारत और चीन के बीच में संबंध को थोड़ा सा नॉर्मल होने में। इट वॉज इन 1976 दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना। तो 1976 में पहली बार डिप्लोमेटिक पूरी तरीके से राजनयिक संबंध बहाल हो पाते हैं दोनों देशों के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी वर द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर, ही वॉज देन
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1979। तो उस समय जो पहला इतने टॉप लेवल का लीडर हैं वो विदेश मंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के विदेश मंत्री होते हैं उस समय, वो 1979 में चीन की विजिट करते हैं। लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। और नेहरू जी के बाद श्री राजीव गांधी जी जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चीन को विजिट करते हैं। सिंस देन द एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और उस समय से अगर देखिएगा तो भारत और चीन के बीच में नाउ जो अभी एम्फेसिस है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। सो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 4 इज वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ युद्ध, है ना, और शांति दोनों। सो इन द केस ऑफ पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ जब हम कहानी डिस्कस करते हैं तो जस्ट आज़ादी के तुरंत बाद, है ना, जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद ही जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर दोनों में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाती है, विवाद स्टार्ट हो जाती है ना। यू विल रीड मोर अबाउट द डिस्प्यूट इन चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में इस डिस्प्यूट के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा सा पढ़ेंगे। ए प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। तो 1947 में ही जम्मू एंड कश्मीर और भारत के पाकिस्तान के सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ जाता है, प्रॉक्सी वॉर टाइप का दोनों में स्टार्ट हो जाता है। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू ए फुल वॉर। बट ये एक पूरे तरीके से पूर्ण रूप से युद्ध का रूप नहीं लेता है। द इशू वॉज देन रेफर्ड टू द यूएन। और उस समय जो ये मुद्दे हैं वो यूएन को रेफर करते हैं, यूएन में ले जाया जाता है। पाकिस्तान सुन इमर्ज्ड एज ए क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक उभर कर आता है। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो ये कश्मीर के सवाल पर संघर्ष हुए, इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग का संबंध कायम रहता है ना। बोथ द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर विमेन एबडक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। तो जब पार्टीशन के समय पे दोनों देशों के एक दूसरे की महिलाओं को एबडक्ट कर लिया था, वो उनको अपने ओरिजिनल फैमिलीज के पास भेजने के लिए उन्होंने दोनों देश कोशिश करते हैं, एक साथ काम करते हैं। So a long-term dispute about sharing of river waters was resolved through mediation by World Bank। और वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में, है ना, वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ बैठा के इंडिया पाकिस्तान के साथ एक मध्यस्थता करता है और नदी के जल के हिस्सेदारी को लेकर जो चला हुआ लंबा विवाद आता है वो सुलझ जाता है, रिजॉल्व कर दिया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है नेहरू और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के हेड 1960 में। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स इन इंडो पाक रिलेशंस दिस ट्रीटी हैज़ वर्कड वेल। भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्मी नरमी चलती रही है, बट इसके बावजूद ये जो संधि है, सिंधु नदी जल संधि है, ये ठीक ठाक अमल होता रहा है। A more serious armed conflict between the two countries began in 1965, है ना। तो दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म की सैन्य संघर्ष की शुरुआत होती है। As you would read in the next chapter, by then लाल बहादुर शास्त्री had taken over as prime minister। तो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि 1965 की जब भारत पाकिस्तान की युद्ध होती है उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं। In April 1965, Pakistan launched armed attacks in Run of Kutch area of Gujarat। तो 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान जो है वो आर्म्ड अटैक करता है रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो एरिया है रन ऑफ कच्छ, है ना, वहाँ पे वो हमला करता है। सो दिस वाज फॉलोड बाय ए बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। और इसके बाद अगस्त और सितंबर के महीने में जम्मू एंड कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया जाता है। Pakistan rulers were hoping to get support from the local population there, but it did not happen। पाकिस्तान के जो रूलर होते हैं उनको लगता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनकी मदद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट,
शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। तो जो कश्मीर में उन्होंने हमला कर रखा और कश्मीर के क्षेत्र में काफ़ी प्रेशर बन जाता है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के कारण, तो शास्त्री जी ऑर्डर करते हैं कि भारत भी एक काउंटर ऑफेंसिव पंजाब बॉर्डर पे भारत ऑफेंसिव कर देता है, तो पंजाब बॉर्डर पे भारत हमला करता है। इन ए फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर, और दोनों में बहुत घनघोर लड़ाई होती है और भारत की जो सेना है वो आगे बढ़ते हुए लाहौर के करीब पहुंच जाती है। द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन, और अगेन संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप होता है और लड़ाई का अंत होता है विद यूएन इंटरवेंशन। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाई सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। तो जनवरी 1966 है ना, तुरंत थोड़े दिन बाद, तो वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और जो जनरल पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ये ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं। ताशकंद एक जगह था सोवियत यूनियन में, और सोवियत यूनियन ही ब्रोकर करता है, वही मध्यस्थता करता है, और ये ताशकंद एग्रीमेंट साइन होती है। दो इंडिया कुड इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लॉस ऑन पाकिस्तान, द 1965 वॉर एडेड टू इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो हालांकि इस 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को सैन्य तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है, बट भारत का ऑलरेडी उस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कठिन थी, और ये जो वॉर है उस कठिनाई को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश वॉर 1971, है ना। सो बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस, है ना। तो 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा होता है। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट। तो जो उस देश में पाकिस्तान में सबसे पहला आम चुनाव होता है जिसमें खंडित जनादेश आता है, स्प्लिट वर्डिक्ट, है ना, फर्स्ट बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टीज emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है ना, भारत के जो वेस्ट में जो पाकिस्तान था, उस समय पाकिस्तान दो हिस्से में था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो उधर वेस्ट पाकिस्तान में जीत कर आती है, जबकि जो ईस्ट पाकिस्तान वाले क्षेत्र है वहाँ पे अवामी लीग जीत कर आती है ना, शेख मुजीबुर रहमान की ये पार्टी होती है ना। सो द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान जो है, बांग्ला जो आज के डेट में बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया बंगाली पॉपुलेशन से भरा हुआ था, और इन्होंने वोट करते हैं, ये वोट करते हैं वेस्ट, क्योंकि ये एक साथ एकमुश्त होकर वोट करते हैं, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर्स थे, है ना, वो अभी तक जो रूलर्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान से थे, और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक सेकंड दर्जे के नागरिक के रूप में ट्रीट करते थे, है ना। तो जो वेस्ट पाकिस्तान साइड से जो अभी तक रूलर थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास नागरिक के दर्जे के रूप में उनको ट्रीट करते थे। तो इसके खिलाफ, इस प्रोटेस्ट में सारी बंगाली पॉपुलेशन ने ईस्ट पाकिस्तान में एक साथ उनको अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान को वोट दिया था। द पाकिस्तानी रूलर्स वेयर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, और जो पाकिस्तान के जो रूलर थे, शासक थे, वो इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शासक वेस्ट साइड से थे। नोर वेयर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर ए फेडरेशन, है ना। और अवामी लीग इधर मांग कर रही थी कि एक संघीय ढांचा की परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वो इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्टेड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड अनलीज्ड ए रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो एक तो ये मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को ही गिरफ्तार कर लिया, और जो ईस्ट पाकिस्तान एरिया था, है ना, वहाँ उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर वहाँ जो है जुल्म ढाना, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया, जुल्म ढाने लगे बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स जब ऐसा होगा तो जो वहाँ की जनता है वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए एक संघर्ष स्टार्ट कर दी।
Though throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. सो उन्हें 1971 में इंडिया को यह बर्डन उठाना पड़ा और लगभग 80 लाख रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में आ गए और भारत में वो शरण ले लिए, भारत के आसपास के नेबरिंग क्षेत्र में उन्होंने शरण ले लिया. सो इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश. तो जो भारत है वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन किया और भौतिक सहायता भी दिया, मोरल सपोर्ट भी किया और मटेरियल सपोर्ट भी किया. पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप. तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है. सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना. तो पाकिस्तान को यूएस और चाइना की तरफ से मदद मिला. द यूएस चाइना रीअप्रोच्ड the US-China reapproachment that began in late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. है ना, 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी, है ना. अमेरिका और चीन का अलग टेंशन था तो उसको रिश्तों को सामान्य करने का कोशिश चल रहा था. तो इसी में एशिया में सत्ता समीकरण जो है वो नया रूप ले लेता है. एशिया में रीअलाइनमेंट हो जाता है फोर्सेस का, है ना. So Henry Kissinger, the advisor to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. है ना. तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के जो सलाहकार थे हेनरी किसिंगर, वो 1971 में, है ना, 1971 के जुलाई में चाइना विजिट करते हैं. और कैसे? पाकिस्तान के रास्ते वो एक सीक्रेटली छुप कर, है ना, गुपचुप तरीके से विजिट करते हैं. In order to counter US Pakistan China axis, है ना, इंडिया साइंड ए 20-year treaty of peace and friendship with Soviet Union in August 1971. तो जुलाई में ऐसा होता है, पाकिस्तान चाइना एंड जो यूएस का एक नेक्सस बन जाता है. तो इस यूएस पाकिस्तान और चाइना की जो एक्सिस है इसको काउंटर करने के लिए भारत एक 20 साल का, है ना, 20 years ट्रीटी साइन करता है. पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति और दोस्ती का एक ट्रीटी संधि साइन करता है विद सोवियत यूनियन. कब? अगस्त 1971 में. सो दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक. तो इससे क्या है, भारत को एक आश्वासन मिल जाता है कि अगर भारत पे कोई हमला होगा तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा. आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, ए फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971. तो जो महीने से राजनयिक डिप्लोमेटिक तनाव चल रही होती है और मिलिट्री बिल्डअप चल रहा होता है दोनों साइड, है ना, फुल स्केल जो वॉर है इंडिया पाकिस्तान में वो दिसंबर 1971 में छिड़ता है. पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट. तो पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लड़ाकू विमान, वो पंजाब और राजस्थान पर हमला करते हैं और जबकि उनकी सेना जो है वो जम्मू और कश्मीर में फ्रंट खोल देती है. India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on the both Western and Eastern front. तो इंडिया जो है वो इसको अटैक को, इसका रिटेलिएशन करता है. इंडिया भी अपने तरफ से मोर्चा खोलता है ना, जवाब में. और भारत के जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों एक साथ अटैक करते हैं दोनों फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे भी और ईस्टर्न फ्रंट पे. Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in the East Pakistan. तो चूँकि वहाँ की जो जनता थी वो वेस्ट पाकिस्तान से खुद क्षुब्ध थी और भारत का उनके साथ सपोर्ट था, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो स्वागत करती है भारतीय आर्मी का और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. तो इस कारण से इंडियन आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करती है. Within 10 days the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides and Pakistani army of about 90,000 had to surrender. तो सिर्फ 10 दिन में भारतीय सेना जो है वो ढाका को घेर लेती है तीनों साइड से, है ना, 3 साइड से ढाका को घेर लेती है और पाकिस्तानी आर्मी 90,000 लोगों के साथ सरेंडर कर देती है. पाकिस्तानी आर्मी 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करती है. विथ बांग्लादेश एज ए फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड ए यूनिलैटरल सीज फायर. और बांग्लादेश को एक आज़ाद कंट्री घोषित करते हुए भारत यूनिलैटरली, है ना, अपनी मर्जी से सीज फायर कर देता है ना. लेटर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज्ड द रिटर्न ऑफ पीस.
बाद में जो शिमला एग्रीमेंट साइन होती है इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट, और इसके तहत फिर से शांति बहाल की जाती है, अमन बहाल की जाती है। नाउ ए डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलिएशन। तो जो युद्ध में ये जो निर्णायक जीत होती है, इससे देश में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। मोस्ट पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड ए क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रोग्रेस। तो भारत के जो लोग थे, अधिकांश लोग, वो इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि भारत का सैन्य पराक्रम जो है वो प्रबल हुआ है। As you would read in the next chapter, इंदिरा गांधी was the prime minister at this time। तो आगे आप पढ़ेंगे कि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती है। She had already won the लोकसभा elections in 1971, और 1971 का लोकसभा चुनाव अब तक जीत चुकी होती है। Her personal popularity soared further after 1971 war। तो जो उसकी पर्सनल जो उसकी ये होती है इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता होती है, ऑफ कोर्स उसमें 4 चांद लग जाता है। आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस इन मोस्ट स्टेट्स टुक प्लेस, ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटीज ऑफ द फॉर कांग्रेस पार्टी इन द मैनी स्टेट। तो इस वॉर के बाद जो राज्यों में असेंबली इलेक्शन होते हैं, जिन जिन राज्यों में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा ही मेजोरिटी मिलती है। इंडिया विथ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड लिमिटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, है ना। तो इंडिया क्या है, जो भारत जो है अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत करता है, इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, है ना। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेबर्स डिरेल्ड द 5 ईयर प्लान्स। तो जो जबकि भारत नियोजित रूप से अपना स्टार्ट करता है डेवलपमेंट, बट जो ये जो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके कारण से 5 ईयर प्लान डिरेल हो जाता है। The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive। तो 1962 के बाद खास करके जो है इंडिया जो स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है जो पहले से कम होती है, उन्हें डिफेंस सेक्टर की ओर मोड़ दिया जाता है, एंड इंडिया को एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की ओर चल पड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स बिकॉज 1962 में इंडिया चाइना से हार पड़ता है, मतलब वो थोड़ा सा इंडिया वहाँ लूजिंग एंड पे रहता है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1962 एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965। तो 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का स्थापना किया जाता है, और 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज की स्थापना की जाती है। द थर्ड प्लान 1961 and 266 was affected, and it was followed by 3 annual plans, and the fourth plan could be initiated only in 1969। तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 था, ये इससे पूरा काफ़ी अफेक्टेड होता है, और इसलिए उसके बाद 3 साल एनुअल प्लान्स होते हैं, और उसके बाद जो चौथा पंचवर्षीय योजना है, फोर्थ 5 ईयर प्लान होता है, वो 1969 में स्टार्ट होता है। एंड इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर्स। और इन युद्ध के बाद भारत का जो रक्षा व्यय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी में थोड़ा सा एक देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके हम कारगिल कॉन्फ्रंट्रेशन पे भी आ जाते हैं, है ना। कारगिल संघर्ष इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999, है ना। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा करके देखते हैं। सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LOC इन मैशको, द्रास, कक्सार एंड बटालिक एरियाज वेयर ऑक्यूपाइड बाई फोर्सेस क्लेमिंग टू बी मुजाहिदीन। तो 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे मशको, द्रास, काक्सर और बटालिक सेक्टर पर मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया, है ना, मुजाहिदीन। सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्स स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन। और भारत को ऐसा सस्पिशन होता है, ऐसा डाउट होता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, और इंडियन फोर्सेस इस ऑक्यूपेशन, जो मुजाहिदीन की टीम, जो उधर मुजाहिदीन वाले लोग जो इस पर ऑक्यूपाई कर लिया है इन क्षेत्रों में, उसके अगेंस्ट भारत अपना स्टार्ट करता है कार्रवाई। दिस लेड टू कन्फ्रंटेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है। सो दिस इज नोन एज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के, कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है, कारगिल की लड़ाई। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मई एंड जून 1999।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट मई और जून 1999 में। बाई 26 जुलाई 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मेनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट्स। तो 26 जुलाई 1999 तक भारत जो अपने मोस्ट ऑफ द जो लॉस्ट पॉइंट्स होते हैं उसको वापस अपने कब्जे में ले लेता है। The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, both India and Pakistan had attained nuclear capability. तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटेंशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट एक साल पहले दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु परीक्षण कर चुके होते हैं। However, this conflict remained confined only to कारगिल रीजन, है ना। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो संघर्ष था, वो सिर्फ कारगिल क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। इन पाकिस्तान दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द सोर्स ऑफ ए मेजर कंट्रोवर्सी एज इट वॉज एलेज्ड लेटर दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज केप्ट इन डार्क बाई द आर्मी चीफ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान में एक मेजर कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है, क्योंकि बाद में ऐसा आरोप लगाया गया है कि जब ये हुआ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय नवाज शरीफ, उनको वहाँ के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेक्रेटली रखा था, छुपा कर रखा था। मतलब उनको प्रधानमंत्री को अवगत नहीं कराया था, प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया नहीं था वहाँ के आर्मी चीफ। वहाँ के आर्मी चीफ ने उनको प्रधानमंत्री को अंधकार में रख के ये सब किया था। Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by Army Chief General परवेज मुशर्रफ। और इस संघर्ष के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में जनरल परवेज मुशर्रफ का सरकार बना लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक भी समाप्त हो गया है दोस्तों, है ना। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं चैप्टर 4 का, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, है ना। भारत की परमाणु नीति, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीति। सो अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974। तो मई 1974 में आप लोग सब जानते हैं कि भारत जो है पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है ना, मई 1974 में। उसी समय भारत अपना पहला परमाणु विस्फोट करता है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग ए मॉडर्न इंडिया। तो नेहरू जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पहले से ही उनका काफ़ी विश्वास रहता है, और इसलिए वो उसमें काफ़ी फोकस रखते हैं कि अगर भारत को एक मॉडर्न इंडिया बनाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होना होगा। सो ए सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स was the nuclear program initiated in late 1940s under the guidance of होमी जे भाभा, है ना। तो एक्चुअली होमी जहांगीर भाभा जो है वो लेट 1940s में ही, है ना, उनके गाइडेंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है ना। सो जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था, है ना, नेहरू जी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान था, तो उसका एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। कब? लेट 1940s में ही, है ना, आज़ादी के तुरंत बाद, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा। होमी जे भाभा भारत के एक बहुत ही वेल नॉन साइंटिस्ट थे, आप लोग सब जानते होंगे, इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। इंडिया वॉन्टेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो भारत परमाणु एनर्जी का उपयोग करना चाहता था शांतिपूर्ण मुद्दों के लिए, शांतिपूर्ण लाभ के लिए। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नेहरू जी जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ में थे। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसर्मामेंट। तो एक्चुअली ये जो दोनों सुपर पावर्स थे, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे, है ना, उसके सामने ये बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं कि न्यूक्लियर डिसर्मामेंट किया जाए, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जाए, है ना, परमाणु निशस्त्रीकरण किया जाए। However, the nuclear arsenal kept rising, बट ऐसा होता नहीं है, और न्यूक्लियर जो आर्सेनल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। When communist China conducted nuclear tests in October 1964, the 5 nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France and China, Taiwan then represented China, also the 5 permanent members of the UN Security Council tried to impose the nuclear non-proliferation treaty of 1968 on the rest of the world, है ना। तो जो कम्युनिस्ट चाइना है वो क्या करता है, कम्युनिस्ट चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेता अक्टूबर 1964
1964 में। तो 1964 में कम्युनिस्ट चाइना परमाणु परीक्षण कर लेता है। नाउ इसके बाद क्या होता है कि 5 न्यूक्लियर वेपन पावर, तो जो 5 ऐसे देश जो न्यूक्लियर वेपन की शक्तियाँ रखते हैं, कौन कौन से? यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, है ना। उस समय ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, तो उस समय चीन का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? ताइवान कर रहा था। ये जो 5 कंट्रीज है ना, और यही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, है ना। सो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के यही हैं। तो ये 5 कंट्री ये इम्पोज करना चाहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ये बहुत फेमस है ना। तो ये परमाणु अप्रसार संधि, है ना, एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिफ्यूज टू साइन इट। तो इसमें क्या रहता है एनपीटी में कि ये 5 दिन जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो ये तो परमाणु शक्ति बन गया है। दुनिया में और कोई देश, अब इन 5 को छोड़ के और कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ये बड़ा क्लासिक है भाई। खुद तो ये लोग परमाणु परीक्षण कर लिया, अब बोल रहे भाई हम लोग तो कर लिए, तुम लोग मत करो, है ना। तो दुनिया का और कोई देश नहीं करे। सो भारत को ये हमेशा लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये गलत है, और भारत इस एनपीटी को साइन करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इट वाज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। तो भारत जब अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया जाता है, पीसफुल एक्सप्लोजन। India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes, है ना। तो भारत ये कहता है कि वो अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल में करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्पित है ना। सो इंडिया इज कमिटेड फॉर पीसफुल पर्पस, न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in the domestic politics. तो जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ये हमारे देश के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ये चैलेंजिंग टाइम था, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था। फॉलोइंग द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973 द एंटायर वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड बाई द ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइसेस बाई अरब नेशंस। तो अरब इसराइल की जो वॉर होती है ना 1973 में, तो इसमें इंटायर वर्ल्ड जो है वो ऑयल शॉक, है ना, ऑयल का झटका लगता है पूरी दुनिया को, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अचानक बहुत बढ़ा देते हैं। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। और इस चीज़ों के कारण भारत में बहुत टर्मोइल हो जाता है और यहाँ महंगाई बहुत बढ़ जाती है। So as you will read in chapter 6, many agitations were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike. तो आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 6 में कि उस समय ऑलरेडी भारत में भी बहुत उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा होता है, और भारत में एक रेलवे का भी स्ट्राइक होता है पूरे भारतवर्ष में उस समय रहता है। So although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries and question of national interest, है ना। तो जबकि भारत में माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, राजनीतिक दलों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, बट जो विदेश नीति है उसके प्रति थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, बट जो इंडिया की जो राजनीति है वो जनरली कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट रहता है, एक ब्रॉडर एग्रीमेंट रहते हैं सारे दलों के बीच में। किन किन मुद्दों पे? राष्ट्रीय अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन के मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के मुद्दे पे, और जो राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं उन पे जनरली सारी पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य रहता है। So therefore, we find that in the course of the decade of 1962-1971, when India faced 3 wars, or even later, when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में इन कोर्स ऑफ डिकेड ऑफ 1962 से 1971, ये 10 साल में भारत में 3 वॉर होते हैं, है ना। उसके बावजूद और इसके बाद में भी देखा जाता है कि डिफरेंट पार्टीज अलग अलग समय में पावर में आते हैं, लेकिन ये भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किया जा करते हैं। सो नाउ फास्ट फॉरवर्ड, जो इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इंडिया हैज़ अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वेर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज्ड द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज जो नॉन प्रोलिफरेशन, ऐसा नहीं कि इंडिया
चाहता नहीं है। इंडिया चाहता है कि परमाणु एटॉमिक चीज़ों का नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर चीज़ों का प्रोलिफरेशन ना हो, इसका बढ़ाव ना हो। बट उसमें क्या है, जो ये ट्रीटीज है, जो नॉन प्रोलिफरेशन के जो ट्रीटीज बन रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें सेलेक्टिवली अप्लाई किए जा रहे हैं। इस सेलेक्टिवली अप्लाई किए जा रहे हैं कि जो 5 कंट्रीज हैं न्यूक्लियर वेपन पावर, इनकी मोनोपोली रहे और बाकी कंट्री ना बनाए। तो इसके कारण इंडिया इसके साथ नहीं रहता है। Thus, India opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign Comprehensive Test Bans Treaty. तो इंडिया जो एनपीटी का जो है एक्सटेंशन जो है, इसका एनपीटी का एक्सटेंशन रहता है 1995 तक, तो इसको भारत इसका भी विरोध करता है, और जो सीटीबीटी होती है भारत इसका भी विरोध करता है। एक सीटीबीटी भी एक इसी क्षेत्र में एक ट्रीटी है। सो इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स इन मई 1998। तो भारत 1998 के मई में परमाणु परीक्षण करता है, काफ़ी सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट है ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस। और ये दिखाता है दुनिया को कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान सून फॉलोड देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू ए न्यूक्लियर एक्सचेंज। और इसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को और बल मिल जाता है। The international community was extremely critical of the nuclear tests in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan which were subsequently waived. तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी होती है वो भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो दोनों के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट के लिए वो काफ़ी आलोचनाएं करती है, और वो न्यूक्लियर टेस्ट के कारण इन दोनों देशों पे सैंक्शन लगा देती है, आर्थिक सैंक्शन लग जाते हैं जो बाद में फिर हटा दिए जाते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन of credible minimum nuclear deterrence professes no first use and reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapons free world, है ना। तो जो भारत की परमाणु नीति है उसमें यह बात की दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण, है ना, डिसर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसर्मामेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव से जो रहित न्यूक्लियर डिसर्मामेंट है उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है ना। और भारत चाहता है कि परमाणु जो विश्व हो वो परमाणु हथियारों से मुक्त हो। तो भारत एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है। और भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को भी, पहले भारत कभी प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियार रखेगा लेकिन इन हथियारों का पहला प्रयोग भारत नहीं करेगा, है ना। इट इज़ फॉर डेटरेंस, इंडिया इसको डेटरेंस के लिए रखा है कि तुम हम पे हमला ना करो, क्योंकि हमारे पास भी परमाणु बम है, इसलिए हमने रखा। अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले किसी भी समय हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, भारत का ये मानना। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, विश्व राजनीति में बदलते समीकरण। As you will read in chapter 6 and also in chapter 8, many non-Congress governments came to power in the period starting 1977। तो 1977 के बाद से बहुत सारे राज्यों नहीं, सॉरी, पूरे देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई है बहुत सारी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज चेंजिंग ड्रामेटिकली। व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो ये उस समय था जब दुनिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो भी काफ़ी ड्रामेटिकली तरीके से चेंज हो रही थी, है ना, काफ़ी नाटकीय बदलाव आ रहे थे दुनिया में भी। The Janata Party government that came to power in 1977 announced that it would follow genuine non-alignment। तो जनता पार्टी की जो सरकार आती है 1977 में, वो अनाउंस करती है कि वो जेन्यून तरीके से गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी है ना, उसको फॉलो करेगी, सच्ची गुट निरपेक्षता। दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड। तो इसका मतलब हुआ कि जो भारत का जो गुट निरपेक्ष पॉलिसी, भारत की गुट निरपेक्षता थी, लेकिन वो थोड़ा इंडिया टिल्टेड था सोवियत की तरफ। तो जो भारत की विदेश नीति सोवियत की तरफ टिल्टेड है, इसको थोड़ा कोर्स करेक्शन कर दिया जाएगा। सिंस देन ऑल गवर्नमेंट्स, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस, हैव टेकन इनिशिएटिव्स फॉर रिस्टोरिंग बेटर रिलेशंस विद चाइना एंड एंटरिंग इनटू क्लोज टाइज विद यूएस। तो उसके बाद से या कोई सारी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो या बिना कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस या नॉन कांग्रेस सरकार हो, भारत उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया है कि चीन और यूएस के साथ थोड़े संबंध सुधारने की इनिशिएटिव्स लिए। In Indian politics and in popular mind, India's foreign policy is always very closely linked to two questions, है ना। भारतीय राजनीति में और लोगों के दिमाग में जो इंडिया की जो विदेश नीति है वो जनरली दो सवालों से जुड़ी होती है। एक, वन इज इंडिया स्टैंड विज़-विज़ पाकिस्तान
एंड अदर इज इंडो यूएस रिलेशंस, है ना। तो भारत का पाकिस्तान के बीच में क्या स्टैंड है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या स्टैंड होगा, और भारत और यूएस में क्या रिलेशनशिप होगी, ये दो मुद्दों पे। So in the post 1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy. 1990 के बाद जो है, जो भी रूलिंग पार्टी है भारत में, उसकी क्रिटिसिज्म हुई है कि वो थोड़ा प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बना रहा। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो विदेश नीति है वो हमेशा राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखकर बनाया जाता है। In the period after 1990, Russia, though it continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence, है ना। तो 1990 के बाद रूस जो है उसका थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हो गया, दो ये भारत का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है ना, अभी भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है भारत का, बट इसका थोड़ा सा एमिनेंस कम हो गया। देयरफॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज शिफ्टेड टू ए मोर प्रो यूएस स्ट्रेटजी। इस कारण से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा सा यूएस की ओर झुक गई है। बिसाइड्स द कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल सिचुएशन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैन बाय मिलिट्री इंटरेस्ट, है ना। तो इसके और इसको साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशंस जो भी हुए हैं, भारत का बेसिकली अब जो झुकाव है इंटरनेशनल सिचुएशंस है, ये अब ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रदर देन बाय मिलिट्री इंटरेस्ट। मिलिट्री हित से ज़्यादा इकोनॉमिक हितों पे ज़्यादा उनसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो दिस हैज़ ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस, है ना। तो इसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे भी काफ़ी असर आया। At the same time, Indo-Pakistan relations have witnessed many new developments during this period. इस समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी संबंधों में विकास आया, डेवलपमेंट आया। While Kashmir continues to be main issue between the two countries, there have been many efforts to restore normal relations. तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर अभी भी एक मुद्दा है, बट उसके बावजूद काफ़ी एफर्ट्स डाले गए हैं कि ताकि संबंध दोनों में नॉर्मल हो सके। This means that cultural exchanges, movement of citizens एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वुड बी इनकरेज्ड बाय बोथ द कंट्रीज। तो इसका मतलब है क्या कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और नागरिकों का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में, और जो आर्थिक कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इन देश को इनकरेज किया जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट ए बस सर्विस एंड ए ट्रेन एंड एक बस सर्विस दोनों कंट्री के बीच में बहाल की गई थी। थोड़ा आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, समझौता एक्सप्रेस, है ना। दिस हैज़ बीन ए मेजर अचीवमेंट ऑफ द रिसेंट टाइम्स। तो ये एक दोनों देशों के बीच में रिसेंट टाइम में थोड़ा एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है। बट दैट कुड नॉट अवॉइड द नियर वॉर सिचुएशन फ्रॉम एमर्जिंग इन 1999। बट ये सर्विसेज के बाद भी जो 1999 में जो कारगिल कन्फ्लिक्ट हुई, तो वो लगभग एक पूरा युद्ध का माहौल बन गया था। ऑफकोर्स वो लगभग युद्ध के माहौल बन गए और बट रुक गए, बट ऐसा माहौल तो ऐसा हो ही गया था। Even after this setback to the peace process, efforts at negotiating durable peace has been going on. तो यद्यपि ये पीस प्रोसेस के बीच बीच में ऐसे झटके आते रहे हैं, दोनों देशों के बीच में काफ़ी एफर्ट्स हैं और नेगोशिएशन चलते रहते हैं ताकि एक लंबे समय के लिए दोनों के देशों के बीच में शांति का माहौल और अमन कायम किया जा सके। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। ये चैप्टर 4 हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें हम ये तिब्बत एक स्पेशल टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में कवर करता हूँ। तिब्बत। सो द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। तो सेंट्रल एशियन क्षेत्र में एक तिब्बत एक प्लेट्यू है जो एक्चुअली भारत और चीन के बीच में एक हिस्टोरिकली टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण तिब्बत रहा है ना। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। तो समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण दावा किया है ना। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट टू, और समय समय पर तिब्बत कई दफ़ा आज़ाद भी हुआ है। इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। लार्ज सेक्शंस ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। तो तिब्बत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस टेक ओवर का विरोध करती है।
सो इंडिया ट्राइड टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया कोशिश करता है चाइना को मनाने की कि चाइना तिब्बत के इस आज़ादी के जो स्वतंत्र तिब्बत का जो क्लेम है उसको थोड़ा सा मान्यता दे। When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India considered China's claim over Tibet. तो बेसिकली जो पंचशील का समझौता साइन किया गया था चाइना और भारत के बीच में 1954 में, तो इसमें एक क्लॉज था, पंचशील में एक क्लॉज था कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, है ना। तो इससे ऐसा माना गया, चीन को ऐसा लगा कि जो भारत है वो मान लिया कि चीन का जो क्लेम है तिब्बत के ऊपर उसको भारत मान लिया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे क्षेत्रीय संप्रभुता को सम्मान करेंगे। तो चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है, ये उसका अपना समझ था। The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. तो 1956 में दलाई लामा चाइनीज़ प्रीमियर जॉ इनलाई भारत आते हैं ऑफिशियल विजिट पे, और उस समय दलाई लामा जो उनके तिब्बत के जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, है ना, वहाँ वो भी उनके साथ आते हैं। ही इन्फॉर्म नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत, तो वो नेहरू जी को जो तिब्बत में बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। बट चाइना हैड ऑलरेडी assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. तो चीन भारत को ऑलरेडी एक एश्योरेंस दे चुका होता है कि तिब्बत को एक बहुत हद तक ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी। चीन में जो बाकी किसी भी क्षेत्र को जो ऑटोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी तिब्बत को मिलेगी। सो इन 1958 देयर वॉज आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। तो 1958 में तिब्बत के लोगों के द्वारा चाइना के का जो ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट थोड़ा आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है ना। दिस वाज सप्रेस्ड बाई चाइनीज फोर्सेज, और ये ऑफकोर्स चाइनीज फोर्सेज के द्वारा सप्रेस कर दी जाती है, दबा दी जाती है। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट असाइलम विच वाज ग्रांटेड। तो जब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है तो 1959 में दलाई लामा क्रॉस करके भारत बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाते हैं और यहाँ पे वो असाइलम ले लेते हैं, यहाँ शरण मिल जाता है उनको। द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड दिस, और जो चाइनीज़ सरकार है वो इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करती है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 50 सालों में बहुत सारे तिब्बतन्स भारत में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं और बहुत सारे अन्य दुनिया के अन्य देशों में भी ये रिफ्यूजी बन गए। सो इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजी। भारत में और ख़ास करके भारत के दिल्ली में तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का काफ़ी बहुत बड़ा सेटलमेंट है। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन इन इंडिया, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतन्स का बहुत ज़्यादा ही रीसेटलमेंट है, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट है। द दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला इज़ होम इन इंडिया। दलाई लामा धर्मशाला को भारत में अपना घर बना लिया। सो इन 1950s and 1960s many political leaders and parties in India including the Socialist Party and the Jan Sangh supported the cause of Tibet's independence। तो 1950 और 1960 के दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी और जो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ, ये तिब्बतन की आज़ादी के कॉज को समर्थन करते थे। सो चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। चाइना तिब्बत में एक स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बनाया है, जो चीन का एक अखंड चीन का अभिन्न अंग मानता है। सो तिब्बतन्स अपोज द चाइनीज़ क्लेम दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज़ टेरिटरी, और जो तिब्बतन्स है वो इस चाइना के इस क्लेम को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं कि तिब्बत एक चीन का टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इन टू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स, और वहाँ वो इसका भी विरोध करते हैं कि जो तिब्बत वाले क्षेत्र है वहाँ पे चाइना बहुत से चाइनीज सेटलर्स को लाकर स्थापित कर रहा, तो इसका भी विरोध करते हैं। तिब्बतन्स डिस्प्यूट चाइना's claim that autonomy is granted to the region,
और चाइना जो क्लेम करता है कि इस रीजन को, तिब्बत के रीजन को ऑटोनॉमी दे दी गई है, तिब्बतन इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो इस कहते हैं कि यह गलत बात है। दे थिंक दैट चाइना वॉन्ट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत, और उनका ऐसा मानना है कि जो चीन है वो तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करने देगा। तो ऐसा उनको लगता है कि वहाँ साम्यवाद फैलाएगा। और एक और टॉपिक है दोस्तों जो थोड़ा सा है, तो मैं उसको भी कवर कर ही देता हूँ इसमें, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, एक संवैधानिक सिद्धांत है जो भारत के विदेश नीति से बहुत जुड़ा हुआ है, इम्पैक्ट करता है, इसलिए मैं इसको भी कवर करता हूँ, ये आपके बुक में भी है। आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारे स्टेट का, हमारे इंडिया कंट्री, जो स्टेट मीन्स इंडिया कंट्री का एंडेवर होगा। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, तो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाएगा, है ना। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, है ना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम करेगा, है ना। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर क्या, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, है ना। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारों के लिए प्रोत्साहन करेगा ना, एनकरेज सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। ये हमारे सिद्धांत है, आप इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भारत इस पर कितना हद तक सफल हो पाया दोस्तों। तो जय हिंद, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अब हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके जो स्मॉल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे और ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग CUT में आपके कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्लियर करेगा। तो ये इनको समझना, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट के पीछे हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है ना। तो पहला है, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस फ्रॉम बोथ USA एंड USSR। तो ये कह रहा है कि जो हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है भारत सरकार ने, है ना, स्टार्टिंग से, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमें US और USSR दोनों से हमें सहायता मिल रहा है, दोनों से हम असिस्टेंस ले पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, है ना। इसका क्या है कि चूंकि हम गुट निरपेक्ष है, तो जो कंट्रीज अलाइंड है वेस्टर्न फिलॉसफी या ईस्टर्न फिलॉसफी कि, तो उनको उस कंट्रीज से ही सिर्फ, उस गुट से ही सिर्फ सपोर्ट मिलता है मिलिट्रिकली एंड इकोनॉमिकली। बट चूंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी अपनाया, तो इंडिया किसी भी गुट में नहीं है, तो इंडिया को दोनों गुटों से, US एंड USSR दोनों से सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट इज, इंडियाज रिलेशनशिप विथ हर नेबर्स हैज़ बीन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये कह रहा है कि जो भारत के संबंध, भारत का संबंध अपने इनके नेबर्स के साथ जो रहा है, वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रेन्ड रहा। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। सारे के साथ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में चाइना के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन पाकिस्तान के साथ बंटवारा होते ही, आज़ादी मिलते ही देश का पार्टीशन हो गया, और फिर पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ट्रू है कि भारत पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग से ही इंडिया के अपने नेबर्स के साथ थोड़ा स्ट्रेन्ड रहा है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कोल्ड वॉर हैज़ अफेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कह रहा है कि जो शीत युद्ध हुई थी, जो USSR और USA के गुट में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अफेक्ट किया। यस, तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये ट्रू है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में इसका बहुत फ़र्क पड़ा है, और इनफैक्ट पाकिस्तान कोल्ड वॉर इरा में पाकिस्तान, चाइना एंड US एक एक्सिस बना लिया था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ। तो इंडिया को फिर एक USSR के साथ एक ट्रीटी भी साइन किया था, है ना, 20 साल की।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज क्लोजनेस टू यूएसए। जो पीस और फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी हुई थी 1971 में भारत में, वो इंडिया और यूएसए के क्लोजनेस से हुआ था। तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ये एक्चुअली पाकिस्तान का यूएसए और चाइना के साथ जो एक्सिस बन गया था, उनके क्लोजनेस के कारण इंडिया और यूएसएसआर के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, है ना। चूँकि पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना एक एक्सिस बना लिए थे, तो उसके अगेंस्ट में भारत 20 साल का ट्रीटी साइन करता है यूएसएसआर का साथ, यू ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में इधर 4 चीज़ें दी हुई है ABCD, और इधर 1 2 3 4, तो हमें उनके साथ मैच कराना है। तो हम देखते हैं, ए में लिखा है द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950-1964। तो 1950 से 1964 में भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उसका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था, वो इसमें पूछा है। दूसरा बी में है पंचशील, तीसरा है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, और चौथा है दलाई लामा। इधर देखते हैं, फर्स्ट में लिखा है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर इंडिया। तिब्बतन लीडर, जो स्पिरिचुअल लीडर जो भारत आ गए क्रॉस करके। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक विकास का प्रिजर्वेशन करना। नेक्स्ट है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स। और लास्ट है लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना, गुट निरपेक्षता की स्थापना करना। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। पहला मैच कराते हैं, द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन पीरियड 1950 to 64। ये है, ए को हम मैच कराएंगे 2 से, है ना। ये गोल क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये था भारत के फॉरेन पॉलिसी 1950 से 64 का गोल, ये था। नेक्स्ट है पंचशील। पंचशील क्या दोस्तों, पंचशील भारत और चाइना के बीच में समझौता था, 5 प्रिंसिपल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो बी को हम सीरियल नंबर 3 से मैच कराएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद ही लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसको हम सी को 4 से मैच कराएंगे, और डी को हम मैच कराएंगे नंबर 1 से, क्योंकि दलाई लामा इज द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया। वो भारत में आके असाइलम ले चुके हैं। तो ये हमारा 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये समाप्त हो गया। जय हिंद, थैंक यू।